ये कहानी है खजाने से भरे एक शिप की, जिस पर जो भी गया वो लौट ना सका, क्योंकि उस शिप की कहानी लिखी थी लालच और मौत के फरिश्ते ने। जब लालच का ठीकरा इतना भारी हो जाए जो इंसान संभाल ही ना पाए, तो होता है मौत का नाच। कहानी शुरू होती है सन 1962 में, जब एक एंटोनिया ग्राजा नाम का एक इटालियन शिप 600 यात्रियों को लेकर न्यूयॉर्क जा रहा था। चांदनी रात और खूबसूरत ओपेरा परफॉर्मर फ्रांसिस्का का गाना सुन रहे थे और सब मजे में डांस कर रहे थे। तभी एक अनजान शख्स जहाज के इंजन रूम से एक लीवर को पुल करता है, जिससे एक वायर टाइट हो जाती है और अचानक सारा समा रुक जाता है। डांस कर रहे सभी लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, देखते ही देखते उनके आर पार निकल जाती है वो वायर। उन सब के बदन दो भाग में कट चुके थे। कोई अपना शरीर जोड़ने की कोशिश कर रहा था तो किसी का सर ही गायब था। और इस भयानक सीन से शुरू होती है इस खौफनाक बेरहम मूवी की कहानी। इस इंसिडेंट में केवल एक छोटी सी लड़की ही बच पाई थी, क्योंकि वायर उसके ऊपर से निकल गया। इस घटना के 40 साल बाद एक खोजकर्ताओं की टीम समंदर से एक पुरानी शिप खोज कर ला रही थी। तभी अचानक ही पुरानी शिप डूबने लगी। कैप्टन मर्फी, जो उस टीम का कैप्टन था और एक जबरदस्त लीडर था, वो फौरन इब्स को शिप पर भेजते हैं, क्योंकि अगर सही टाइम पे वायर को उस डूबते हुए शिप से अलग नहीं किया गया तो उसके साथ साथ इनकी टग बोट भी डूब जाएगी। इब्स कैप्टन को चेक कर बताती है कि जहाज में एक क्रैक आ चुका है, जहां से पानी अंदर लगातार जा रहा है। अगले 5 मिनट में ये जहाज डूबने वाली है। कैप्टन आदेश देते हैं कि वो टग की हीविंग लाइन यानी वायर को खोल फौरन वहां से निकल जाए। इब्स के दूसरे साथी मैंडर और डॉज भी वहां आते हैं, जो उसे बाहर आ जाने को फोर्स कर रहे थे, पर इब्स का मानना था कि इस शिप को ढूंढने में उनकी टीम को 3 महीने लगे। इब्स उसे ऐसे ही जाने नहीं देने वाली थी, इसलिए मैंडर और डॉज भी हथियार लेकर नीचे कूद पड़ते हैं और शिप को डूबने से पहले ही वेल्डिंग करके बचा लेते हैं, जिसको बेचकर जितने पैसे मिले कैप्टन मर्फी अपने टीम मेंबर को बराबर बांट देता है। यहीं पर हमें दिखाई पड़ता है जैक नाम का आदमी, जो कैप्टन मर्फी और उनके टीम पर काफी देर से नजर बिठाए हुए था और उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। सही मौका देख वो कैप्टन से मिलता है और एक बड़े से शिप के बारे में बताता है, जिस पर था अकूत खजाना छिपा हुआ। और दोस्तों, ये वही शिप था एंटोनिया ग्राजा। 40 साल पहले किसी अनजान शख्स ने सबको मार दिया था और उस जहाज पे मौजूद लोग मारे गए। ये वही सीन था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। कैप्टन मर्फी ने भी उस गायब हुए जहाज के किस्से सुन रखे थे। जैक के पास उस शिप तक पहुंचने की पूरी जानकारी थी। इसके लिए वो उनसे खजाने का 20% डिमांड करता है। कैप्टन अपने क्रू से डिस्कशन करने के बाद जैक को खजाने का 10% देने के लिए राजी हो जाते हैं। ना करते वो भी मान जाता है, जिसके बाद ये लोग अपने लकी टग बोट आर्कटिक वॉरियर को लेकर उस हैरत अंगेज जहाज को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लगभग 14-15 दिन समंदर में सफर करने के बाद एक शाम सैंटोस को रडार पर एक अजीब सी चीज दिखाई दी, लेकिन जब तक उसने कैप्टन को बुलाया उसको देखने आए तो वो चीज रडार से गायब हो जाती है। पर थोड़ी देर बाद अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी शिप आ जाती है, जिससे टकराने से ये लोग बाल बाल बचते हैं। जब उसके ऊपर लाइट मार के देखा गया तो उन्हें पता चला कि ये वही शिप एंटोनियो ग्राजा है। पर हैरानी की बात ये थी कि ये पानी के ऊपर ही इतनी आसानी से कैसे मिल गया। जिसकी तलाश में ये लोग आए हैं, सबके चेहरों पे खुशी की लहर थी, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स में मिला था, यानी किसी भी देश का उस एरिया पे कोई अधिकार नहीं था। वो बड़े ही आराम से शिप पर बेरोक टोक जा सकते हैं। ग्रीर और जैक को टग बोट पर छोड़ कैप्टन बाकी क्रू को लेकर एंटोनिया ग्राजिया पर खजाना ढूंढने पहुंच गए। 40 साल से वीरान पड़ा ये एंटोनिया ग्राजा, जो कि शानो शौकत का नमूना था, आज खंडर में तब्दील हो चुका था। और ऐसा साफ पता चलता कि यहाँ सैकड़ों रूहें मौत की प्यासी घूम रही है। एक जगह तो मैंडर मरते मरते बचा, जब सभी मिलकर उसे ऊपर खींच रहे थे। तभी इब्स को न जाने कहां से अचानक वो लड़की दिखाई दी, जो 40 साल पहले इसी शिप पर हुई मौतों में बच गई थी। पर ये क्या, वो अगले ही पल गायब हो गई। इब्स अंदर ही अंदर डरी हुई थी, पर ये बात वो किसी को नहीं बताती। खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए कैप्टन को लॉग बुक का मिलना बहुत जरूरी था। लॉग बुक यानी एक रजिस्टर, जिसमें हर एक मिनट की एक्टिविटी को दर्ज किया जाता है, क्योंकि
इस शिप और खजाने के साथ यहाँ पर क्या हुआ कैप्टन ने लॉग बुक में जरूर लिखा होगा। लॉग बुक ढूंढने के लिए यहाँ लोग कम्युनिकेशन रूम पहुँचे, जहाँ पर उनको एक डिजिटल घड़ी मिली, मगर 40 साल पहले ऐसे घड़ी नहीं हुआ करते थे। ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि जरूर इससे पहले यहाँ कोई और भी आ चुका है खजाने की तलाश में, लेकिन बगैर लॉग बुक के या दूसरे सुराग के कोई भी सटीक अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है। आज के लिए इतना काम करने के बाद ये लोग वापस अपने बोट पर लौट आए। कॉफी पीते पीते कैप्टन डिसाइड करते हैं कि अगले दिन शिप को तो टो करके खींच के ले जाएंगे। सुबह होते ही शिप का मुआयना करने के बाद क्रू को पता चलता है शिप में ताजा ताजा होल हुआ है, जो पहले तो नहीं था, पर इस होल की वजह से एंटोनिया ग्राजा ये शिप धीरे धीरे करके डूब रही है। इस हाल में शिप को अपने टग बोट से खींच कर ले जाना एक सुसाइड मिशन बन जाएगा। ये एक पंचर ट्रक को खींचने के बराबर था, जिसमें टग बोट की बहुत पावर और फ्यूल खर्च हो जाएगी और बीच समुद्र में ही फंस कर रह जाएंगी। मंडेर इस ग्रुप का स्पॉट वेल्डर था। वो बताता है कि होल वाले कंपार्टमेंट को वेल्डिंग करने और पंप से पानी बाहर निकालने में उन्हें 2-3 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसलिए सब अपने टूल्स लेकर शिप पर पहुंच जाते हैं। मंडेर और डॉज कंपार्टमेंट तक के लिए रास्ता क्लियर करने लग जाते हैं। उधर इप्स और कैप्टन मर्फी कैप्टन की लॉग बुक और खजाना ढूंढने में लग गए। उधर तक बोट का इंजीनियर शिप से हुए टक्कर में जो खराबी आई थी उसे ठीक करने में जुट जाता है। इतने में मर्फी को कैप्टन का रूम मिल जाता है। मर्फी खुद भी अपने क्रू का कैप्टन था, इसीलिए कैप्टन रूम में वो अकेले ही जाता है और ग्रीर को वहाँ से जाने का इशारा करता है। दूसरी तरफ इप्स भटकती भटकती स्विमिंग पूल में जा पहुंच चुकी थी, जहाँ पर बहुत सारे गोलियों के खोखे यानी एम्प्टी पड़े थे। इसका मतलब यहाँ पर कभी गोलियां भी चलाई गई थी। पूल से जैसे ही वो बाहर निकलती, अचानक वो भूतिया लड़की दोबारा उसके सामने आ जाती है, जिससे डरकर इप्स सर के बल वापस पूल में गिर जाती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। उधर मंडेर और डॉज इंजन रूम तक पहुंच चुके थे और आगे का रास्ता लबालब पानी से भरा हुआ था। ये बात बताने के लिए वो इप्स से रेडियो पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर एक बार कनेक्ट होने के बाद लाइन कट जाती है, जिसे सुन इप्स होश में आ चुकी थी। उसके सर से निकला खून हैरत अंगेज तरीके से एक होल में गया और दूसरे होल से बाहर निकलने लगा। इतने में जैक वहाँ पर आ चुका था। ये बात वो उसे बताती है उसने अभी अभी यहाँ पर एक छोटी लड़की देखी जो अचानक गायब हो गई। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो, वो मर्फी और डॉज को वापस बुलाकर इस शिप से निकल जाएंगे। वही पूल इनके यहाँ से जाते ही खून से सराबोर हो गया और दूसरी ओर मर्फी को कैप्टन के रूम से कुछ काम की चीज नहीं मिली। वहीं पर शराब की बोतल और एक गिलास में पहले से ही पैक बनाकर रखा हुआ था। मर्फी जैसे ही उसे पीने वाले थे, एकाएक शीशे में कैप्टन की झलक दिखती है। डर के मारे उसके हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है। अगले ही पल वो वहाँ से भाग खड़े हुए। यहाँ पर सबके साथ अजीब घटनाएं हो रही थी। ग्रीर को तो लेडी सिंगर फ्रांसिस्का के मधुर गीत सुनाई देने लगी थी। वो उस आवाज के पीछे पीछे उस जगह पर पहुँच जाता है। वो बैठे सिगरेट पी रही थी, जिसे देख ग्रीर सम्मोहित हो जाता है। दूसरी ओर ये दोनों लॉन्ड्री रूम से होकर आगे जाने वाले गेट को जैसे ही खोल देते हैं, अंदर था कटा हुआ सर। ये डर कर जैसे गेट पूरा खोलते हैं, पानी इनके ऊपर आ जाता है। उसके साथ साथ कई लाशें भी थी, जो देखने से लगभग कुछ ही हफ्ते पुरानी लग रही थी। इप्स और जैक डर के मारे तुरंत वहाँ से बाहर निकल आए। तभी अचानक अपने आप 2 दरवाजे खुले। एक में 58 जैगवार X150 पड़ा हुआ था, जिसे देख जैक दीवाना हो जाता है, क्योंकि ये उसकी ड्रीम कार थी। पर इप्स, जिसने इतना कुछ देख लिया था कि उसे यहाँ किसी खतरे का संकेत जैसा महसूस हो रहा था, बस वो किसी तरह शिप से उतर जाना चाहती थी। एकाएक उसकी नजर कार्गो रूम में रखे सामान पर पड़ी, जो कि अपने आप ही हिल रहा था। वो उसे हटाकर देखती है तो उनके होश उड़ गए। वहाँ पर सोने से भरा संदूक पड़ा था। ये बात वो सबको बताने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, लॉन्ड्री रूम का दरवाजा अपने आप ही खड़खड़ाने लगा। इप्स देखने अंदर गई तो पता चला कि मर्फी और डॉज उसे डराने के लिए वहाँ पर छुपे थे। उनसे वो डेड बॉडी और खजाने के बारे में बताती है, पर वो खजाने की लालच में अंधे हो चुके थे। किसी को परवाह नहीं था कि 3 हफ्ते पुरानी वो डेड बॉडी किन लोगों की थी और उन्हें किसने मारा। यहाँ से इनको बहुत सारे सोने से भरे संदूक मिले, जिसकी कीमत लगभग $300 मिलियन थी। सब रातों रात अमीर बनने वाले थे, इसलिए बहुत खुश थे। शिप को यही छोड़ सब केवल सोना ले जाने
जाने के लिए राजी हुए। सबसे पहले ग्रीड टग बोट पर गया। कैप्टन और बाकी लोग भी सोना लेकर उतरने ही वाले थे। इधर सैंटोस इंजन ओवरऑल करने जाता है, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट हो उससे पहले ही गैस की चपेट में आकर ब्लास्ट हो गया, जिसमें सैंटोस मारा गया। ग्रीड ऊपर था इसलिए बाल बाल बच गया। अब ये लोग इस सुनसान भूतिया जहाज पर फंस चुके थे, क्योंकि यहाँ से निकलने का जो जरिया था वो पूरी तरह तबाह हो चुका था। और तो और शिप पर भी लाइफ बोट नहीं थी जिसको लेकर ये लोग यहाँ से निकल सके। इब सबको हौसला देती है कि वो प्रोफेशनल सैल्वेजर्स है, कल से ही शिप को ठीक करना स्टार्ट कर इस मुसीबत से भी निपट लेंगे। ये सिर्फ बोलने जितना भी आसान नहीं होने वाला था, इसलिए सभी लोग परेशान थे। ग्रीड अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर अलग ही परेशान था, क्योंकि 2 हफ्ते बाद उनकी शादी होने वाली थी। गम भुलाने के लिए वो वही रखी पुरानी शराब पीते जा रहा था। दूसरी ओर इब्स और जैक को कम्युनिकेशन रूम में ट्रैवलर्स मैनिफेस्टो की लिस्ट मिली। इतने सारे नाम देख उसके अंदर जानने की इच्छा हुई कि आखिर इन पैसेंजर के साथ क्या हुआ होगा। इसलिए वो बारी बारी सभी पैसेंजर के कंपार्टमेंट को चेक करने लगी, जहाँ पर एक लड़की की लाश थी। ये देखकर उसके तो होश उड़ गए। उधर ग्रीड पूरी बोतल पी लेता है, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगते हैं। वहीं पड़े सभी टेबल कुर्सियां मूवमेंट कर रहे थे। देखते ही देखते सब कुछ रिवाइंड होकर बिल्कुल नया सा हो जाता है, जैसा कि ये शिप 40 साल पहले हुआ करता था। उसके सामने शिप के सभी लोग जिंदा खड़े थे और ग्रीड के लिए तालियां बजा रहे थे। ये देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लग रहा था कि 40 साल पुरानी शराब पीकर नशा चढ़ गया है। अगले ही पल लाल ड्रेस में लिपटी वो फ्रांसिस्का उसके करीब आती है। उसे भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि ये उसका भ्रम है या कोई सच, सपना है या हकीकत। इब्स को उस बच्ची की लाश से एक लॉकेट मिली, जिसके अंदर उस छोटी लड़की के पेरेंट्स की फोटो थी जो उसके पीछे ही खड़ी थी। उसे देख इब्स बुरी तरह घबरा जाती है। उस लड़की का नाम था केटी। वो कहती है कि वो लॉकेट को प्लीज खुला रहने दो। बहुत सालों बाद वो अपने पेरेंट्स को देख रही है। इब्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो एक आत्मा से बात कर रही है, पर जैसे ही लॉकेट उसकी हथेली पर धरती है वो उसकी हथेली के आर पार हो जाता है। उसे पूरा यकीन हो गया कि सच में वो भूत है। अगले ही पल अजीब अजीब सी चीज होने लगी और एकाएक केटी गायब हो गई। उधर फ्रांसिस्का अपने हुस्न के जादू से ग्रीड को सम्मोहित कर गिराकर मार देती है। दूसरी ओर मर्फी कैप्टन के रूम में सो रहा था। तभी टेबल पर रखी बोतल अपने आप से सरकने लगी। मर्फी ने देखा कि एंटोनिया अग्राजा शिप के कैप्टन उनके सामने ही बैठे हैं। ये देख कैप्टन मर्फी के अंदर का लहू जम जाता है। वो यहाँ से भागने की फिराक में था, पर कैप्टन उसे जाम पिलाकर कहते हैं कि तुम नहीं जानना चाहते सैंटोस की मौत कैसे हुई। अगले ही पल वो कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। मर्फी उन फोटोग्राफ्स को देख दंग रह गया, क्योंकि वो 40 साल पुरानी जैक की फोटो थी और आज भी उसकी उम्र में कोई बदलाव नहीं। ये एक कैप्टन का इशारा था एक दूसरे कैप्टन के लिए, जो मर्फी समझ चुका था कि जैक इंसान नहीं बल्कि एक लालची आत्मा है। इसने ही खजाने का लालच दिखाकर उनको यहाँ फंसाया है। वो भागकर औरों को बताने जाता है उससे पहले ही सैंटोस ने अपने ही कैप्टन मर्फी पर अटैक कर दिया, क्योंकि वो भी अब एक भूत बन गया था। किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भागता है। तभी इब्स वहाँ पर आ गई, जिसकी शक्ल मर्फी को सैंटोस जैसी दिख रही थी। इसलिए मर्फी ने हमला कर उसे मारना चाहा, पर तब तक जैक ऐन वक्त पर आकर उसे बचाता है और जैक के मार से मर्फी बेहोश हो चुका था। होश में आने के बाद वो किसी और पे हमला न कर दे, इसीलिए उसे एक टैंक में बंद कर दिया गया। जिसके बाद ये लोग अपने प्लान के मुताबिक जहाज को ठीक करने में जुट गए। जल्द ही शिप में हुए क्रैक को वेल्डिंग कर उन्होंने पानी निकालने के लिए पंप चालू कर दिया। स्टीयरिंग व्हील भी अब काम करने लगा था। पास के टापू तक किसी तरह शिप को ले जाना है और टापू पे उतर कर मदद आने का इंतजार करना है। काफी टाइम से ग्रीड नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए एब्स उसको ढूंढने निकल गई, पर रास्ते में ही केटी एक बार फिर उसके सामने थी, जो उसे एक और इशारा करती है, जहाँ से एब्स को ग्रीड की लाश दिखाई पड़ती है, जो एक बेरहम मौत का शिकार हो चुका था। तभी केटी उसके कंधे पर हाथ रख 40 साल पहले हुए उस मौत का खौफनाक मंजर दिखाती है, जहाँ डांस कर रहे लोगों के मरते ही शिप पे अफरा तफरी मच गई थी। जो शिप के क्रू थे वो सबको बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। बारी बारी सबको मशीन गन से भून दिया गया। उसी पुल के सामने वायर से बचकर भागी केटी भी नहीं बच पाई, उसे भी खोज कर मारा गया। बाकी जो लोग बचे थे वो जहरीला खाना खा कर मारे गए। इन सब के पीछे थी फ्रांसिस्का, जिसने ये सोना लूटने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा और शिप के सभी लोगों को मरवा दिया। अब सोना इनके कब्जे में था। शिप का फर्स्ट ऑफिसर भी फ्रांसिस्का से मिला हुआ था। फ्रांसिस्का के एक इशारे पे फर्स्ट ऑफिसर ने शिप के क्रू को भी भून डाला, पर फ्रांसिस्का
फ्रांसिस्का के तो कुछ और ही प्लान थे। उसने अगले पल ही फर्स्ट ऑफिसर को मार दिया और तब जाकर एंट्री होती है असली षड्यंत्रकारी की, जैक की मास्टरमाइंड, जिसने फ्रांसिस्का को सोने का लालच दिखा यहाँ ले आया और अंत में उसने उसे भी मार दिया। इसी तरह वो सोने का लालच देकर कैप्टन मर्फी के टीम को भी यहाँ ले आया। शिप ठीक हो चुका है, अब इनकी कोई जरूरत नहीं। पूरा मामला समझते ही इप्स को याद आता है कि मर्फी की जान खतरे में है। वो तुरंत भाग कर पहुँचती है। तब तक टैंक में पानी भर चुका था। उसके लाख कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं बचता। दूसरी ओर एक पंप पानी नहीं खींच रहा था। मैंडर उसे ठीक करने नीचे गया पर मशीन में फंसकर उसकी भी जान चली गई। इप्स वापस आई तो उसने ये नजारा देखा। अब उसकी भी ताकत आधी रह गई। अब ना तो कैप्टन मर्फी था ना ही मैंडर। उधर जैक बेवजह ही डॉज को उकसा रहा था, जिससे बहस के दौरान डॉज ने उसे गोली मार दिया। ये बात वो भागकर इप्स को बताता है। इप्स कहती है कि जैक को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो एक भूत है। उससे खत्म करने के लिए हमें शिप को ब्लास्ट करना होगा, डुबाना होगा। डॉज उसे ब्लास्ट करने से रोकता है क्योंकि इस तरह वो सोना वापस नहीं ले जा सकते थे। फिर भी वो नहीं मानती तो जैक अपने असली रूप में आ जाता है। वो डॉज नहीं जैक था, यानी जैक ने डॉज को भी मार दिया और खुद डॉज का रूप लेकर इप्स के पास आ गया। इप्स को ब्लास्ट करने से रोकने की वो हर मुमकिन कोशिश करता है पर वो ट्रिगर पर निशाना लगाकर शिप को ब्लास्ट कर देती है, जिससे शिप पर जितनी भी आत्माओं को जैक ने कैद करके रखा था वो आजाद हो जाते हैं। शायद इसलिए कैप्टन और केटी की आत्मा इनकी मदद कर रही थी। वही इप्स डूबने से पहले तैर कर निकल आई और एक संदूक के सहारे समंदर में 3 दिन तक भटकती रही। फिर एक मर्चेंट शिप की नजर उस पर पड़ती है जो उसे बचा लेती है और पोर्ट पर बचा कर ले जाते हैं। जहाज स्ट्रेचर पर लेटे बेहोश सी हालत में इप्स एक बड़े जहाज को देखती है जो अपने सफर पर निकलने वाला है। उसके अंदर भी वैसा ही बॉक्सेस लोड किया जा रहा था जैसे कि एंटोनियो ग्राजा पर था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि वो अगले ही पल जैक को शिप पर चढ़ते देखती है, यानी एक और शिप, उसका क्रू जैक की लालच का शिकार बनने वाले थे। दोस्तों, अब बारी है मूवी से रिलेटेड मजेदार रील एंड रियल फैक्ट्स की। पहला, हालांकि इस मूवी में मेन एंटागनिस्ट जैक के मृत होने या आत्मा होने के बावजूद सोने से ऐसा लगाव, ये बातें समझ में नहीं आती। नहीं इसका खुलासा सीधे तौर पर होता है। इसका बेसिक प्लॉट हिडन रखा गया है। स्टोरी लाइन का प्रीटेक्स्ट डेविल के साथ एक डील पर बेस्ड है। एक आत्मा जो पाप से लालच से इतनी ज्यादा भरी हुई थी कि मौत के बाद उसे हेल में भी जगह नहीं मिलती और डेविल ने उसे खुद डील किया और उससे बनाया सोल कलेक्टर, जिसमें वो दूसरों में छिपी लालच को पहचान और इस्तेमाल कर डेविल के लिए उनकी आत्मा ले आएगा। ये आत्मा थी असल में जैक की, जिसका पूरा नाम था जैक फेरीमैन। उसके नाम का फेरीमैन इसी का सूचक है। बदले में वो शिप से बाहर निकल सकता है पर बाकी सारी आत्माएं अच्छी या बुरी उस शिप से बाहर नहीं जा सकती। यही वजह है कि इप्स के किए गए ब्लास्ट के बावजूद भी उसकी आत्मा को डेविल ने एंट्री नहीं दी, जबकि बाकी आत्माएं आजाद हो गई और वो वापस से दूसरे शिप में लालच से भरे लोगों के सोल कलेक्ट करने पहुंचा। इस मूवी में 3 लिविंग बींग्स को अपने ही कैरेक्टर से मिलती जुलती आत्माएं दिखती है, जैसे कि ट्रू कैप्टन मर्फी को एंटोनियो ग्राजिया का कैप्टन, हिम्मती, दिलेर और हेल्पफुल इप्स को केटी और लस्ट से भरे ग्रीड को फ्रांसिस्का। एक बहुत ही सटल सी डिटेलिंग थी जो शायद ओवरलुक हो जाती, जिसका हिडन मीनिंग ये है कि डेविल के गेट पर ही वी गेट टू सी आवर ट्रू कलर। इस मूवी का वो पहला सीन जिसमें शिप के डेक पर वायर की वजह से सबकी मौतें होती है, वो सीन इतना दिल दहलाने वाला था कि साल 2016 में मीडिया वेबसाइट कमिंग सून ने इसे हॉरर फिल्म हिस्ट्री का बेस्ट ओपनिंग हॉरर सीन नॉमिनेट किया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन और फैक्ट्स काफी पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हौसला अफजाई करते हुए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा ये चैनल बरकरार रहे और हम आपके लिए ऐसे ही एक्सप्लेनेशन ले आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।